है दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने इस YouTube चैनल क्लास 12th आर्ट्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम लोग महाजनपद अर्थात महाजनों का पद पढ़ने वाले हैं। अर्थात दोस्तों आज हम लोग छोटी धमाका, कौन सा छोटी मिसाल बड़ी धमाका पढ़ने वाले हैं। दोस्तों छोटी मिसाल बड़ी धमाका अर्थात आज हम लोग अगर इस छोटी सी चीज को अगर पढ़ लेते हैं, हम लोग अगर इस छोटी सी चीज को अगर पढ़ लेते हैं तो हम लोग ये 8 नंबर जो है ना, आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये 8 नंबर जो दिख रहा है आप लोगों के हाथ में होगा। ठीक है, आप लोगों का हाथ में होगा। अगर आप दोस्तों अगर इस 8 नंबर को अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर से जरूर देखना। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखोगे भाई तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। जिससे आपको अगर बिल्कुल समझ में नहीं आएगी तो आप लोगों को क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरह से डिटेल नहीं दे पाइएगा, जिससे आप लोगों को जो 8 नंबर यहाँ पे है वहाँ पे आप लोगों को 3 से 4 नंबर पे लाने में बहुत कठिनाई होगी। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। मेरी तरफ से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है, और हाँ दोस्तों अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ताकि दोस्तों अगर आप क्लास 12 के एग्जाम देने वाले हैं 2021 में तो दोस्तों आप लोगों के लिए ये सभी वीडियो जो मैं आप लोग अभी अपलोड कर रहा हूँ, आप लोगों को दे रहा हूँ, वे सभी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर चलिए दोस्तों आज हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। दोस्तों आज हम लोग क्या महाजनपद पढ़ने वाले हैं, महाजनपद पढ़ने वाले हैं अर्थात महाजनों का पद। सबसे पहले जानेंगे इसका उत्कर्ष कब हुआ था। ठीक है, इसका उत्कर्ष कैसे हुआ था, इसका उत्कर्ष कैसे हुआ था अर्थात दोस्तों जैसे कि भारत हुआ, भारत है, भारत का नाम कौन दिया इसे कैसे, तो उसका उत्कर्ष कब हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं तो उसी प्रकार पढ़ेंगे कि इसका उत्कर्ष कब हुआ। दोस्तों ये जो महाजनपद है ना, इस महाजनपद का उल्लेख जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के ग्रंथों में मिलता है। कौन कौन, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के ग्रंथों में मिलता है। अर्थात यहाँ से हम लोग को स्पष्ट होता है दोस्तों कि जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से पहले कौन कौन, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म जो जिसमें इन सभी को उत्थान हुआ था उनसे पहले इस महाजनपद का उत्थान हो चुका था। तो दोस्तों यह जो महाजनपद है यह सन छठी शताब्दी, कौन, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, ईसा पूर्व में हुआ था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तब इसके पास जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व में दोस्तों महाजनपद का उदय हुआ था। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि ये 16 महाजनपद है। क्या हम आप लोगों के सामने कितना 16 महाजनपद लाए हुए हैं। ठीक है, जो पहले से विस्तृत है, जो इन सभी का उल्लेख कहाँ, बौद्ध धर्म तथा ये जैन धर्म में मिलता है। तो दोस्तों अब इन सभी का उत्थान कब हुआ था, तो कहा जाता है कि प्रथम जब ऋग वैदिक काल था। कब, जब ऋग वैदिक काल था उसी समय इन महाजनपदों का उदय हुआ था। तब कैसे हुआ था दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि हमारा भारत जैसे देश में जितने भी सब व्यक्ति थे सब घुमक्कड़ थे। ठीक है, जहाँ तहाँ सिर्फ घूमते थे, अपने किसी तरह से जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन जब इन सभी को बीच में जब इन लोगों का जब कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई, कुछ अगर शिक्षा मिला, तब इन लोगों को अपने आप में लगा कि नहीं हम लोग को एक अस्थायी जीवन जीना चाहिए। क्या, एक अस्थायी जीवन जीना चाहिए। तो उसी प्रकार पूरे भारत में बहुत सारे लोग सब जहाँ तहाँ एक अस्थायी जगह चुन लिए थे। अब चुन लिए तो उन लोगों को अपने एक अच्छी तरह से जीवन बिताने के लिए एक राजा की आवश्यकता पड़ने लगी, अर्थात उन लोगों को एक मालिक की आवश्यकता पड़ने लगा। अब मालिक की आवश्यकता पड़ गया भाई, तो इसी प्रकार से मेरा भारत देश कितना उस समय से 16 महाजनपद में बट गया। कितना, 16 महाजनपद में बट गया। और 16 महाजनपद का सबका अलग अलग राजा, कितना 16 महाजनपद है तो सबका अलग अलग राजा होता था। जैसे आज हमारा भारत देश है, भारत देश एक है अर्थात हमारा सबसे बड़ा राज्य कौन, मुख्यमंत्री, अर्थात मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं। उसी प्रकार से उसमें कितना 16 राजा होते थे। तो जिससे हम लोग को वहां पर स्पष्ट होता था कि भारत एक है, देश एक है, लेकिन वह अखंड वाला देश नहीं, खंड वाला देश है, अर्थात बहुत सारे भागों में बट चुका है। तो आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे कि
दोस्तों कि महाजनपद का उदय कैसे हुआ था। जब इस प्रकार से जब बहुत अखंड भारत हो चुका था, तब सो बहुत सारे ऐसे ऐसे वंश भी आए थे, ठीक है, लेकिन वे सभी लोग इसको अखंड भारत नहीं कर पाए थे, खंड को अखंड नहीं कर पाए थे। लेकिन अखंड भारत को खंड भारत चंद्रगुप्त मौर्य अर्थात मौर्य वंश ने किया था। तो कैसे किया था, चलिए इसके सबसे पहले इसके बारे में हम लोग ये महाजनपद के बारे में जानते हैं। महाजनपद के मैंने क्या बताया कि ऋग्वेदिक काल में हुआ था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इन सभी का उल्लेख जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के ग्रंथों में मिलता है। उस समय दोस्तों इसमें बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के ग्रंथों में कहा गया है कि जब व्यक्ति धीरे धीरे शिक्षित होने लगे थे, जब अस्थायी जीवन व्यतीत करने के लिए अपने आप में अपने मन में लाए, तब एक बहुत ही कहीं कहीं अपना स्थान चुन करके रहने लगे थे। उसी प्रकार से सब लोग चुनने लगे थे, तब पूरा देश 16 महाजनपद में बट गया था। दोस्तों इस महाजनपद कहलाने से पहले उसमें पहले छोटे छोटे प्रांत था, ठीक है। जैसे कोई भी अगर गांव का निर्माण होता है दोस्तों, तो सबसे पहले एक मोहल्ला होता है, मोहल्ला से समाज बनता है, समाज से फिर धीरे धीरे गांव का निर्माण होता है। उसी प्रकार इसमें से डायरेक्ट महाजनपद नहीं बनना है। क्या डायरेक्ट महाजनपद नहीं बनाया, सबसे पहले छोटा छोटे प्रांत था। जब बहुत सारे छोटे छोटे व्यक्ति ऐसे कबीला कुछ 10 व्यक्ति 15 व्यक्ति उसी प्रकार से सब एक एक स्थान पर रहने लगे, तो उससे एक छोटा सा समाज हुआ। समाज से फिर क्या हुआ, एक छोटा सा प्रांत में बदल गए थे। क्या एक प्रांत में बदल गया था, जिससे उसमें 16 प्रांत नहीं बहुत सारे प्रांत हो गए थे। और उसी प्रांतों से धीरे धीरे जब और विकसित हो गए महाजनपद के लोग, वहाँ ये प्राचीन भारतीय लोग, तब जब और विकसित हो गए, तब उन लोगों ने अपना एक संगठित बना करके एक महाजनपद का निर्माण किए थे, जो पूरे भारत में उसी प्रकार से निर्माण करते करते 16 महाजनपद का निर्माण हो चुका था। कितना? 16 महाजनपद का निर्माण हो चुका था, जो मैं आप लोगों को सामने में यहाँ पे कर दिया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा महाजनपद था और उनकी राजधानी कहाँ थी। दोस्तों उसमें से एक पहला था, उसमें से पहले एक अंग महाजनपद था, अंग क्या है था, अंग था। और अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। कहाँ थी? अंग की राजधानी दोस्तों चंपा में थी। उसके बाद था मगध। मगध की राजधानी कहाँ? गृह ब्रज में थी, गृह ब्रज में थी। उसके बाद है काशी। काशी की राजधानी वाराणसी में थी। वत्स्य है, वत्स्य की राजधानी कौशाम्बी में था। कहाँ? वत्स्य की राजधानी कौशाम्बी में था। वजिष्ठ की राजधानी वैशाली में। कहाँ? वजिष्ठ की राजधानी वैशाली। वजिष्ठ वैशाली कौशल श्रावस्ती। कहाँ? कौशल की राजधानी श्रावस्ती। दोस्तों मैंने आप लोगों को कितना अभी 6 महाजनपद बता दिया, ठीक है। आप लोगों को इस प्रकार 16 महाजन पूरा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या है? अवंती। अवंती के क्या है? उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैन है। मलल का क्या है? कुशावती। मलल कुशावती है। उसके बाद क्या है? पंचाल। क्या है? पंचाल है। पंचाल की राजधानी यही क्षेत्र। पंचाल की राजधानी कहाँ है? यही क्षेत्र है। उसके बाद है चेदी। चेदी की राजधानी शक्तिमती। क्या है? शक्तिमती है। उसके बाद है कुरु। कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ है। उसके बाद है मत्स्य। क्या है? मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी कहाँ है? विराटनगर है। उसके बाद है कंबोज। क्या है? कंबोज है। कंबोज की राजधानी हाटक है। कहाँ तक लगातार हम लोग कहाँ तक 13 महाजनपद अभी तक पढ़ लिए। हम लोगों का शेष 3 महाजनपद बच गया है। तो दोस्तों आप लोग ये सभी जितने भी महाजनपद है मैं आप लोगों को यहाँ पे लाया हूँ, इन सभी महाजनपद को आप लोग पूरा रट जाइएगा, गाना के जैसे रट जाइएगा दोस्तों। क्योंकि अगर आप नहीं रटिएगा तो आप लोग को इन सभी से अगर आप लोगों को पूछ सकता है कि चेदी की राजधानी कहाँ है, ठीक है, कि चेदी की राजधानी कहाँ है, फिर कुरु की राजधानी कहाँ है, तो इस प्रकार से आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है। इसलिए दोस्तों आप लोग पूरा का पूरा 16 के 16 महाजनपद रट जाइएगा एक गाना की तरह, ठीक है। उसके बाद क्या है? 14 नंबर में सूरसेन है। क्या है? सूरसेन है, जिसकी राजधानी मथुरा है। कहाँ है? जिसकी राजधानी मथुरा है। उसके बाद है अस्मक। क्या है? अस्मक। अस्मक की राजधानी कोटली है। और अंतिम है दोस्तों गंधार। गंधार है, उसका राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। कहाँ है दोस्तों? तक्षशिला है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ तक समझ गए कि महाजनपद था और उनकी राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों आप लोग जिस प्रकार
अभी भी हम लोग जैसे हमारा भारत देश में कितना 28 राज्य हैं, 28 राज्य का कितना सबका अलग अलग राजधानी है। उसी प्रकार से दोस्तों पहले भी महाजनपद, जितने भी महाजनपद थे उन सभी का राजधानी हुआ करता था, एक सेंटर हुआ करता था सारे कार्यभार को संभालने के लिए। तो इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ इसकी विशेषताएं बताता हूँ दोस्तों। मैंने अभी क्या बताया कि महाजनपद का, प्रत्येक महाजनपद का एक राजधानी हुआ करता था। और वहां का जब एक राजा था, तो जब राजा होता था तो वे लोग अपने जीवन यापन कैसे करते थे। जब राजा था दोस्तों, वे सभी क्या करते थे, जितने भी महाजनपद में जितने भी व्यक्ति कृषि थे या फिर व्यापार लोग थे, वे सभी से कर वसूल किया करते थे, कर वसूल किया करते थे, और वे जिसके माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे और राज्य को संभालते थे। उसके बाद एक और धन इकट्ठे करते थे कि जब अगर माना जाए कि अंग वाला देश क्या है, अंग महाजनपद वाला देश ज्यादा शक्तिशाली है, और ऐसे मगध वाला महाजनपद कम शक्तिशाली है, तो वैसे अवस्था में क्या करता था, अंग वाला से मगध पर आक्रमण कर देता था। और आक्रमण करने के पश्चात है तो इसके जितनी भी धन होती थी सारी चीज को अब लूट लेता था, अपने दिन में कर लेता था, जिससे क्या इसमें जो अंग के धन की इकट्ठा हो जाता था। तो दोस्तों इस प्रकार से वहां उस समय भी जिस प्रकार ऐसे हम लोग मौर्य वंश में पढ़े थे, उसी प्रकार से इसमें भी होता था, एक दूसरे पर राज्य पर आक्रमण करके उनकी सारे धन को इकट्ठित कर लिया करते थे दोस्तों। और मैंने क्या बताया, शासक हुआ करते थे। क्या उन लोगों ने जब अस्थायी शासन अपना स्थापित करने लगे, तो उन लोगों को क्या एक शासक की आवश्यकता पड़ी थी। तो बहुत सारे राज्य में, जिसमें बहुत सारे महाजनपद में ऐसा हुआ करता था दोस्तों कि अगर 16 महाजनपद में है तो किसी महाजनपद में होता था कि वंशानुगत शासक बनते थे। क्या वंशानुगत मतलब होता है कि जैसे कि कोई एक व्यक्ति अभी शासक है तो उसी नेक्स्ट बार उसी का बेटा बनेगा, फिर नेक्स्ट बार उसी का बेटा शासक बनेगा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी उसी का वंशी शासक बनता जाता है। उसी को क्या कहते हैं, वंशानुगत कहते हैं। और बहुत सारे ये महाजनपद में होता था कि प्रजातांत्रिक था, अर्थात प्रजा के द्वारा चुना गया शासक वहां पे राज्य करता था। वहां पे शासक अपने मन से वहां पे क्या अपने शासन व्यवस्था चलाते थे। तो दोस्तों इस प्रकार से 16 महाजनपदों में है सो लोकतांत्रिक कर सकते हैं, प्रजातांत्रिक कर सकते हैं, और फिर एक क्या वंशानुगत कर सकते हैं। इन सभी के माध्यम से वहां पे है सो 16 महाजनपदों में सारा राज्य को चलाया जाता था। तो इन्हीं सभी के माध्यम से जब पता चला कि भाई किसी में होता था वंशानुगत होता था, किसी में प्रजातांत्रिक होता था, इससे स्पष्ट हो गया कि हमारा, और पूरा अच्छा तरह से स्पष्ट हो गया क्या कि हमारा देश अखंड है। क्या हमारा देश नहीं अखंड नहीं, खंड है। हमारा देश अखंड भारत है, अखंड भारत नहीं है। जब खंड भारत है तो उसको एक अखंड में करने के लिए दोस्तों बहुत ही वंश प्रयास किए थे, लेकिन उसको क्या पूर्ण अपने प्रयास में असफल रहे थे। लेकिन मैंने जो आप लोगों को बताया 322 ईसा पूर्व, ठीक है, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या मौर्य वंश की स्थापना किए थे। क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किए थे। इसके पहले कौन थे, घनानंद थे। घनानंद कहाँ का था, उस समय से मगध के शासक थे। वे भी ऐसा बहुत ही प्रयास किए थे, लेकिन पूरे अच्छी तरह से अपने एक अखंड भारत नहीं किए थे। तो दोस्तों जब चंद्रगुप्त मौर्य से एक अखंड भारत कर दिए थे, तब ऐसे इनको तब जब अखंड किए थे, तब एक ही इनमें से एक ही महाजनपद ऐसा उभर के आया था, जिसका नाम क्या है, मगध है। कहाँ है, क्या नाम है, मगध है। तो दोस्तों आप लोगों का समझ में आ चुका होगा, जिसकी राजधानी क्या है, मगध की राजधानी कहाँ है, गिरिब्रज। और गिरिब्रज की एक और राजधानी है दोस्तों, जिसको राजगिरा कहा जाता है। राजगिरा कहाँ है, जो कि बिहार में। कहाँ है, गिरिब्रज अर्थात राजगिरा कहाँ है, बिहार में दोस्तों। उसको क्या राजगिरा कहा जाता है। तो इसीलिए दोस्तों मगध साम्राज्य है सो बहुत ही ईस्वी तक, ये 1400-1500 ईस्वी तक भी इस मगध साम्राज्य का उत्थान हुआ करता था, जब तक भारत में अंग्रेज लोग नहीं आए हुए थे। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल भी जरा से परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों को परेशानी होती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।